इसका कितना लेक्चर नंबर है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का? एट। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं लास्ट टाइम जो है वो सरफेस इंटीग्रल हमने किया था, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल कर लिया था और शायद वॉल्यूम इंटीग्रल रह गया था। तो आज जो है वो हमने वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसको करना है। तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल की एक्सप्रेशनल फॉर्म होती है, ये दरवाज़ा बंद कर दिया। तो जो एक्सप्रेशन फॉर्म होती है इसकी वॉल्यूम इंटीग्रल की, उसको हम लिखते हैं वी टी डी टॉप, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर टी जो है ये कोई स्केलर फंक्शन है, वेयर टी इज ए स्केलर फंक्शन। ये टी जो है ये एक स्केलर फंक्शन है और डी टा जो है एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। डी टा इज ए इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप इस डी टाउ को लिखें तो ये डी टाउ जो है ये डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम एग्जांपल लें कि टी जो है वो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है, ठीक है, स्केलर फंक्शन है ना। तो अगर हम कहें कि इफ टी इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, टी जो है वो सब्सटेंस की डेंसिटी है। डेंसिटी स्केलर होती है और ये डेंसिटी जो है ये वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट। दिस डेंसिटी विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और ये डेंसिटी जो है ये पॉइंट से पॉइंट जो है वो वेरी करेगी। तो इसका मतलब है कि फिर वॉल्यूम इंटीग्रल हमें क्या दे रहा है? वॉल्यूम इंटीग्रल हमें टोटल मास दे रहा है, क्योंकि डेंसिटी क्या आती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम इंटीग्रल is giving us total mass। तो ये आपको टोटल मास जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो वेक्टर फंक्शंस का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो स्केलर का होना है, ठीक है। वी कैन टेक sometimes volume integral of vector functions, ठीक है जी। हम वेक्टर फंक्शंस का भी ले सकते हैं, जैसे ये वी डी टाउ,
अब ये v जो है ये वेक्टर फंक्शन है, तो v x यूनिट वेक्टर प्लस v y यूनिट वेक्टर प्लस v z यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v x यूनिट वेक्टर प्लस v y यूनिट वेक्टर प्लस v z यूनिट वेक्टर इंटू डी टाउ। डी टाउ क्या होगा आपके पास, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हम इसको फिर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि v डी टाउ इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर v x डी एक्स प्लस y यूनिट वेक्टर v y डी वाई प्लस z यूनिट वेक्टर v z डी जेड। अब चूंकि यहाँ पर ये x y और इसको हमने बाहर इसलिए लगा लिया है कि ये वेक्टर्स जो हैं x y और z ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमने इनको इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। वेक्टर्स x y एंड z आर कांस्टेंट, so we take out them from इंटीग्रल। तो इसलिए हमने इनको इंटीग्रल से बाहर जो है वो निकाल दिया। x का मैग्नीट्यूड लोगे क्या होगा 1, y का मैग्नीट्यूड लोगे 1, z का मैग्नीट्यूड 1 जो है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। ये ना दानिश, ये वो पिछले दिन की भी लगनी थी लगवाई, जो लास्ट हुई थी 22 को ही थी ना क्लास, उसकी भी डाल लगवाओ और वो आज वाली भी। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल को। इसको ज़रा समझने के लिए एग्जांपल के ज़रिए कि हमने किसी का वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो किसी शेप का, तो वो कैसे हम करेंगे। और वॉल्यूम ऑब्वियसली जो है वो क्या होता है, वो 3D के अंदर होता है। तो ये ग्रिफिथ की ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.8, ठीक है। ग्रिफिथ की एग्जांपल 1.8 है, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल। आपने ये वॉल्यूम इंटीग्रल टी डाटा कैलकुलेट करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है टी, एक्स वाई जेड स्क्वायर ओवर द प्रिज्म, एक प्रिज्म के ऊपर। अब वो प्रिज्म हम बनाते हैं, पहले इसकी फिगर जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। तो चूंकि वॉल्यूम है तो 3D के अंदर होगा, ये y, ये z और ये x। तो यहाँ से ये इसके साथ मिलेगा और इधर से ये इसके साथ मिल जाएगा, और फिर ये यहाँ से
इधर और ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। ये हमारे पास 1 है, ये वाला, ये 3 है और ये 2 है। तो इस तरफ भी ये वाला जो है वो नहीं सॉरी, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये 3 है। ठीक है जी। अब आपके पास 3 इंटीग्रल्स आएंगे, तो आप क्या करें कि 3 इंटीग्रल्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि ये डी ऑफ टा जो है, क्योंकि 3 साइडें बननी है ना, वाई, जेड और एक्स, 3 साइडें जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। तो आप यू कैन डू 3 इंटीग्रल्स इन एनी ऑर्डर। आप किसी ऑर्डर में 3 इंटीग्रल्स कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं, लेट्स डू एक्स फर्स्ट, एक्स को पहले करते हैं। और ये रन कर रहा है, इट रन्स फ्रॉम 0 to 1 minus y। ठीक है, 1 minus y तक जा रहा है, देन y, फिर y तक जा रहा है, इट गोज फ्रॉम 0 to 1 एंड फाइनली z 0 to 3, क्योंकि ये यहाँ पर ये जिसका रीजन है ये 0 की। तो अब आप जो है ये इसको राइट डाउन करें। ठीक है, हम ये फंक्शन रखते हैं इसके अंदर, तो वॉल्यूम इंटीग्रल एक्स वाई जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो 3 इंटीग्रल आ गए। ठीक है, तो पहले नंबर पे 0 to 3 लिमिट z के लिए, जेड स्क्वेयर, इसके अंदर 0 से 1 y के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर 0 से 1 माइनस वाई, ये x के लिए 1 माइनस वाई जा रहा है, ये 1 माइनस वाई, और ये आ जाएगा x डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज डी वाई, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज डी जेड, ये इसके बराबर बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर पहले तो हम करते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो ये अंदर वाला है, यानी कि 0 से 3 जेड स्क्वेयर, 0 से वाई, 0 से 1 वाई, ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, 0 से 1 माइनस वाई डी वाई डी जेड। ठीक है, नाउ अब जो है आप इसके ऊपर क्या करें कि लिमिट जो है वो लगाएं।
इसके ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 0 से 3 z² ब्रैकेट 0 से 1 y इंटू 1/2 को बाहर निकाल लो, अंदर 1 माइनस y का स्क्वायर, और दूसरी टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। dy dz। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। अब आप का 1 माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करें, ये स्क्वायर आ गया, तो dx वाला एक, अब ये 2d में रह गया, एक d बीच में से खत्म हो गई है। ठीक है, अब आप इसको फर्दर करें तो 0 to 3 z² ब्रैकेट शुरू 0 से 1 और 1/2 इंटू, इसको ओपन करें, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है जी, dy और dz। तो ये 1/2 जो है इसको तो मैं बाहर ले आता हूं, 1/2 0 to 3 z², क्या y स्क्वायर, ओ हाँ, जो मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, सॉरी यू आर राइट। 1/2 को बाहर ले आता हूं, इस y को इसके साथ अंदर जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 0 से 1, ये y अब अंदर ले जाएं आप, तो y प्लस y³ माइनस 2y² dy dz। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मसला हल हो गया। अब आप इसको लिखें कि 1/2 0 to 3, ठीक है, z² dz, उसके बाद 0 to 1 y प्लस y³ माइनस 2y² dy। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन करें, इसका इंटीग्रल ले लें, 1/2 z³ 3 0 से 3। अब इनके जो है वो इंटीग्रल लें, 0 से 1 ही जाना है इसने। ठीक है, तो ये आएगा y² 2 प्लस y4/4 माइनस 2y3/3। ठीक है, अब आप इसको लिमिट्स लगा दें, 1/2, तो ये यहाँ पर z की 3 27/3 और y² 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, ये आ जाएगा। तो ये सारा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बराबर आ जाएगा 3/8।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, वॉल्यूम इंटीग्रल एक स्केलर फंक्शन का। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है इसी बुक में, प्रॉब्लम 1.30, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये बल्कि आसान है, वो टी जेड स्केयर उसने दिया हुआ है सिर्फ, उसके लिए पॉइंट दिए हुए हैं कॉर्नर्स के ऊपर, और कहता है इसके लिए वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसको निकाल। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। नाउ आई विल मूव अहेड। तो आगे अब हमने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं उनको पढ़ना है, जिनमें आपके पास डाइवर्जेंस, जिसको ग्रीन थ्योरम भी कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ये पूरा वेक्टर डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस जो है इसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सपोज करें कि एफ ऑफ एक्स एक वेरिएबल है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक फंक्शन के ऊपर एफ फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने इसको करने का तो 3 पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम सिंगल ही 1D के अंदर ही जो है वो ले रहे हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो क्या स्टेट करता है, ऑफ कैलकुलस स्टेट्स, वो ये स्टेट करता है कि ए टू बी, अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो डी एफ ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साथ में उसका डिफरेंशियल विल बी इक्वल टू, अब आप देखें कि ये इससे काट जाएगा, ठीक है, तो ए टू बी डी एफ रह जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ रह जाएगा ए टू बी, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी, यानी कि ए टू बी डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हम इसको ये राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन एन अदर वे, एक और तरीके से भी इसको राइट डाउन किया जा सकता है, और वो तरीका क्या है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहां पर डी एफ ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है।
अब ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि आपने किस तरह इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। दिस थ्योरम इज टेलिंग अस हाउ टू इंटीग्रेट, आपने किस तरह इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो आप जो है वो ये थिंक कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्चुअली वो क्या है, उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल एफ के, ठीक है। वी कैन थिंक दैट, वी कैन थिंक दैट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव is equal to f, किसका डेरिवेटिव f के बराबर है। अब हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के फिगर बनाकर या ज्योमेट्रिकली हम इसको किस तरह डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है डी एफ ओवर डी एक्स, ये एक इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, इज दी इनफाइनाइट सिमल चेंज इन एफ। ये एक एफ के अंदर एक छोटी सी चेंज है, जब आप मूव करते हैं, व्हेन यू गो फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, जब आप x से x प्लस डी एक्स तक मूव, यानी कि जो चेंज आती है x से x प्लस डी एक्स तक आपकी चेंज आएगी। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है ए टू बी डी एफ ओवर डी एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये वाली इक्वेशन है। ये कहती है कि सेज दैट इफ यू चॉप द इंटरवल, अगर आप इंटरवल को चॉप करें, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, इनटू मैनी टाइनी पीसेस, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पीसेस के अंदर, dx एंड, और ऐड अप करें, ऐड अप द इंक्रीमेंट्स df from each little piece,
छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें इनको, इस पाथ को। तो मैं ये पहले इसकी फिगर बनाता हूँ, फिर इससे ज़रा ये ज़्यादा ये बात जो है वो क्लियर होगी हमें कि जो पाथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया y, z और x। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A से ये पाथ शुरू होता है और इस पॉइंट B तक ये जाता है। ठीक है, आप इसमें ये एरोस लगा सकते हैं, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर इस पॉइंट B तक। तो इधर से यहाँ तक और इसको इससे मिला दें। ठीक है, ये फिगर पहले भी हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये सारा क्या, इसको चॉप कर दिया आपने, ये छोटे छोटे पीसेस इसके बना दिए हैं। तो जो रिजल्ट है ये इक्वल होगा टोटल चेंज इन एफ। द रिजल्ट विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन एफ, यानी कि एफ के अंदर जो टोटल चेंज आ रही है, और वो कितनी है, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है। ये टोटल चेंज है, ये वो आ रही है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जो टोटल चेंज किसी फंक्शन के अंदर फाइंड कर सकते हैं आप उसके लिए। या तो उनको आपस में एंड पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, या जितने उसके अंदर पॉइंट्स हैं उन सब को जमा कर दें। ठीक है ना, इन दो तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर आर टू वेज, यहाँ पर दो तरीके हैं टू डिटरमिन टोटल चेंज। टोटल चेंज जो है उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं इन फंक्शन। आइदर सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, या तो वैल्यूज जो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें एट द एंड, और गो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएं, एडिंग अप all the tiny increments, और जितनी टाइनी इंक्रीमेंट्स हैं उन सब को जमा कर दें।
तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, चाहे उन सारों को जमा करके निकाल लो या एंड पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा। यानी कि इन दोनों तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है इस फंडामेंटल थ्योरम का, यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसको इसके फॉर्मेट को स्टेट करने की कोशिश करें, डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो the theorem tells us the integral of derivative, जो इंटीग्रल है डेरिवेटिव का ओवर एन इंटरवल, एक इंटरवल के ऊपर, इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स या बाउंड्रीज। तो आप जो इंटीग्रल है डेरिवेटिव का किसी इंटरवल के ऊपर, वो कैसे आप उसको फाइंड करेंगे? उसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू है किस पर? उसके एंड पॉइंट्स पर। जैसे हमने कहा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो वो टोटल चेंज उस एफ के अंदर निकाल रहा है। अब एंड पॉइंट्स कौन से हैं? ये और ये वाले, इसके ऊपर आप डेरिवेटिव ले, और फिर उस डेरिवेटिव का क्या कर रहे हैं? उस डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बड़े बहुत सारे टाइनी पीसेस आ रहे हैं, हम अलग-अलग सॉल्व नहीं कर सकते इनको। उसने तरीका बताया कि ऐड अप कर लो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो सारे कैसे ऐड करेंगे हम इतने ज़्यादा। तो वो उसका ये है कि उसका आप इंटीग्रल जो है वो ले लेते हैं। तो जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें हमारे पास आपको पता है कि 3 स्पीशीज होती हैं डेरिवेटिव की। ठीक है, इन वेक्टर कैलकुलस वी हैव 3 स्पीशीज ऑफ डेरिवेटिव। वो कौन कौन सी होती हैं? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। यही आप वेक्टर कैलकुलस में लेते हैं, और हर एक जो है उसका एक अपना फंडामेंटल थ्योरम है, एंड ईच वन हैज इट्स ओन फंडामेंटल थ्योरम। हर एक अपना, हर एक को आप उसके तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इन थ्योरम्स को अभी हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं इनको प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको बाद में जब ये पढ़ा दूंगा तो उसके बाद फिर मैं आपको प्रूव करके ये वाले थ्योरम्स जो हैं उनको दिखाऊंगा। अच्छा, इसी के साथ एक और फिगर बना लें, इसको कह लें आप ए। ठीक है, और इधर एक और फिगर बना लें इसके साथ ही बी। तो ये हमारे पास कोई फंक्शन यूं जा रहा है, ये x है, ये छोटे 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 इसके पीस हैं, और ये एक पीस डी एक्स के बराबर हमने लिया हुआ है। तो यहाँ से ये एफ ऑफ ए है, और इधर से ये
एफ ऑफ बी है। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है। ये एफ ऑफ एक्स और एक्स के दरमियान में एक ग्राफ है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर आपने छोटे छोटे ये टाइनी पीसेस जो हैं इनके अंदर किया हुआ है डिवाइड। तो अब ये जो वेक्टर कैलकुलस है उसके अंदर ये तीनों थ्योरम जो हैं, जो ग्रेडियंट का, ठीक है, और जो थ्योरम है इसका कर्ल का और डाइवर्जेंस का, उनको हम पढ़ेंगे। तो जो डाइवर्जेंस का थ्योरम है वो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है या ग्रीन थ्योरम होता है। कर्ल का जो थ्योरम होता है वो स्टोक्स थ्योरम होता है, और जो ग्रेडियंट का होता है वो ग्रेडियंट थ्योरम होता है। इनके प्रूफ भी हम देखेंगे बाद में। वैसे आपने इनको प्रूफ करके देखा हुआ मैकेनिक्स की किताब में, लेकिन यहाँ पर मैं इनको ज़रा डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रूफ करूँगा। वो ग्रेजुएट लेवल का, हमने इनको ज़रा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के तरीके से प्रूफ करके जो है वो देखना। तो अभी मैं यहाँ पर ये लेक्चर जो है उसको एंड कर